हर पल आपके साथ। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com का एक और एपिसोड हाजिर है आपके लिए। वो एपिसोड जहां हम अपने किसी एक विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं खेती और किसानी के बारे में। हमारी कोशिश ये होती है कि इस एपिसोड में जिस विशेषज्ञ के साथ हम बात कर रहे हैं उससे आपको खेती से और आपके ऐसे मुद्दों से जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं कुछ ऐसी जानकारियां मिलें जो आपके अपने काम में, आपकी अपनी भविष्य की जो खेती से जुड़ी योजनाएं हैं उनमें काम आए। और इसलिए आज जिस शख्सियत से आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में भाग ले रहे हैं नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष भानवाला नाबार्ड से करीब 30 साल तक जुड़े रहे और नाबार्ड के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्रमुख रहने वालों में एक हैं। लगभग 6.5 साल तक नाबार्ड की अगुवाई हर्ष कुमार भानवाला ने की। और इसलिए आज हर्ष कुमार भानवाला को जब हमने इस चर्चा में अपने साथ जोड़ा है तो हमारी इच्छा ये है कि ख़ास तौर से जो एफपीओज़ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाबार्ड देश में जो एफपीओज़ बनाए जा रहे हैं उनकी एक प्रमुख नोडल एजेंसी है, और साथ ही एफपीओज़ की फाइनेंसिंग से जुड़े जो मसले हैं उसके लिए भी नाबार्ड की एक संस्था नैब किसान है जो बहुत काम कर रही है। तो इन दोनों ही मुद्दों पर, यानी एफपीओ और उनकी फंडिंग पर, आज भानवाला साहब से हम बातचीत करेंगे गहराई से। तो सबसे पहले आपका हम परिचय करा दें। भानवाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में आज। और आज हम, जैसा कि आपको मैंने कहा कि हम चर्चा करने जा रहे हैं एफपीओज़ से और जो एफपीओज़ की फंडिंग है उसके बारे में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है भानवाला जी कि जिस तरह से देश में एफपीओज़ का गठन हो रहा है, आगे सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है, और पहले जो एफपीओज़ हैं उन सब को देखते हुए, और जो हमने बार बार एफपीओज़ की कहानी मंडी.com में की है, तो हमें ये पता चलता है कि फंडिंग एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट एफपीओज़ का है। इस पूरे जो संदर्भ है इसमें आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि यहाँ से आगे की राह किस तरह से निकलती है? धन्यवाद भुवन जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव हम लाना चाहते हैं छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, और उस जुड़ाव के अंदर जो फाइनेंस की कमी उनके बिजनेस के लिए होती है उसको कैसे पूरा किया जाए। ये समस्या मेरे ख्याल हर एफपीओ को किसी न किसी समय पर जरूर महसूस हुई होगी उनको, और ओवरकम करनी पड़ी होगी, उसको पूरा करना पड़ा। तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि हमारे देश में खूब सारे स्वयं सहायता समूह हैं। मुझे याद है जब हम नाबार्ड में थे 1995 में ये प्रोग्राम चालू हुआ। इनफॉर्मल ग्रुप्स को पहली बार लेंड करने के लिए आरबीआई ने परमिशन दी। तो इसको एक मूवमेंट बनने में करीब 10 से 15 साल लग गए, और फिर एक ऐसा दौर आया कि हर एक गवर्नमेंट के प्रोग्राम को नीचे तक महिलाओं में खासकर पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूह का सहारा लिया जाने। तो अभी ये एफपीओ मूवमेंट की शुरुआत है, पहली बात तो मैं कहूंगा। हालांकि 4-5 साल से उससे भी थोड़ा ज्यादा हो सकता, लेकिन एक मास एक्सरसाइज के तौर पे हम एफपीओ मूवमेंट को अभी शुरुआती दौर में देख सकते हैं। कोई भी मूवमेंट चलती है तो लंबी चलती है, तो अगले 5-6 साल भी शुरुआती दौर ही होता है। इस दौर के अंदर एफपीओ जिस स्वरूप में आती हैं वो रजिस्टर करती हैं और अपनी समस्याओं से झेल रही होती, जूझ रही होती। मेंबर्स का रिटेंशन, इक्विटी इकट्ठा करना, कौन से बाजार में मैं जाऊं, मेंबर्स छोड़ते रहते हैं,
जो सोशल मोबिलाइजेशन की जो एक प्रक्रिया है, उससे लोग प्रभावित होने चाहिए और उस मोबिलाइजेशन में समय लगता है। जी। अच्छा भानवाला साहब, ये तो हुई जो आपने कहा कि आगे किस तरह से चीज़ों को आप बढ़ते हुए देख रहे हैं उसके बारे में बात, लेकिन साथ ही मैं अब आपसे ये समझना चाहूँगा कि नाबार्ड का जो नैब किसान है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एफपीओज़ की फंडिंग में। इसमें आप किस तरह से नैब किसान की भूमिका आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये लगातार महसूस किया जा रहा है कि नैब किसान उस तरह से चीज़ों को जो गैप है मांग और पूर्ति, जो डिमांड सप्लाई का, उसको उस तरह से पूरा करने में शायद सफल नहीं रहा है। तो आगे चलते हुए नैब किसान की किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं? देखिए, नैब किसान एक नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है जिसका स्वामित्व पूरा का पूरा नाबार्ड के पास है। ये काफी पुरानी संस्थाएं थी। हैदराबाद में इनका हेड ऑफिस था। 2 नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी थी नाबार्ड की। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद 2014 के बाद, और मैंने भी उसी समय चेयरमैनशिप करीब करीब ली थी, तो मैंने पाया कि ये 2 संस्थाएं काफी अच्छा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में सही तौर पर जाएं। तो एक को दायित्व दिया कि नॉन फार्म सेक्टर को, जो कृषि से दूसरा जो गांव के अंदर लेखा जोखा होता है, नैब, उसको नैब फिन एक संस्था है और नैब समृद्धि 2 संस्थाएं हैं। एक माइक्रो फाइनेंस में काम करती है और एक दूसरी नैब समृद्धि नॉन फॉर्म में काम करती है। लेकिन कृषि से जुड़ी हुई जो नई नई संभावनाएं आ रही थी, उसको शुरुआती पोषण देने के लिए नैब किसान को उस तरफ प्रेरित किया गया। खुशी है कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। शुरुआती स्ट्रक्चर बनाने में काफी समय लगा और एफपीओज के ऊपर फोकस करने के लिए भी उनको समय लगा। जी। क्योंकि वो भी एक ऐसी संस्था है जो पैसे वापस लेने के लिए फंडिंग करती है। तो एफपीओज को अच्छी तरह से देख रेख करके ही लैंड करना जरूरी हो जाता है। जी। ये ग्रांट बेस नहीं है। भानवाला साहब, ये सेगमेंट में अब हमारे पास समय कम बचा है, तो इसलिए मैं आपको बीच में ही रोक रहा हूं। लेकिन इस सेगमेंट से लौटने के बाद जब हम बातचीत की शुरुआत करेंगे तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो ये पूरी फंडिंग का सेक्टर है एफपीओज का, उसमें निजी क्षेत्र की भूमिका कितनी हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ। लौटेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद और हर्ष कुमार भानवाला, जो नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हैं और हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एफपीओज के गठन और उसकी फंडिंग की, जो उससे जुड़ी हुई अलग अलग उसके पहलू हैं और उसकी जो चुनौतियां हैं उनके बारे में। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला साथ हैं।
भानवाला साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि नैब किसान की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है एफपीओज फंडिंग में और किस तरह से नैब किसान उस पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो बात मैंने एक ब्रेक पे जाने से पहले छेड़ी थी वो है कि निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें क्या है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि नैब किसान का एक मैंडेट है, लेकिन वो एक अगुवा की भूमिका भर निभा सकता है, लेकिन नैब किसान ही पूरे देश के एफपीओज की जो फंडिंग की ज़रूरत है उसको पूरा कर दे, ये मुश्किल है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपको कैसे लगता है निजी क्षेत्र इसमें किस तरह से भूमिका निभा सकता है? भुवन जी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि एफपीओ मूवमेंट को अगर आगे बढ़ाना है तो ग्रांट और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भारत सरकार प्रोवाइड करती है उसके अलावा दूसरे रिसोर्स रेजिंग की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो अगर नैब किसान से अलग एक और व्यवस्था और नैब किसान के साथ साथ दूसरी व्यवस्थाएं, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हमें बनानी है तो जो शुरुआती दौर के अंदर चाहे बैंक हो चाहे कोई दूसरी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी हो, उसको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए एक गारंटी का मैकेनिज्म नाबार्ड ने शुरू किया है। अगर कोई एफपीओ सुचारू रूप से चलने लगती है और उसको ऋण की जरूरत होती है तो उसमें गारंटी असिस्टेंस अवेलेबल है और कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगी। उसके अंदर एक फंड बना है जिसके अंदर नाबार्ड और भारत सरकार और एनसीडीसी भी एक ऐसा ही फंड कोऑपरेटिव संस्थाओं के लिए बनाने जा रहा है। तो इसका क्या होगा फायदा कि जो बैंक और एनबीएफसीज दूर दूर तक फैली हुई है, नैब किसान की अपनी सीमाएं हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकती है, स्टेट ऑफिसेज हो सकते हैं, लेकिन बैंक ब्रांचेस तो सब जगह हैं। सो कितनी दूर दराज की एफपीओ आ जाए, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट करती है वो किसानों से जुड़ी हुई है, सारी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं ग्रामीण क्षेत्र की, चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, चाहे सरकारी क्षेत्र का बैंक हो। तो उनकी जो अपनी शाखाएं अगर किसानों को लैंड करती हैं तो किसानों के समूह को लैंड करने में उनको क्या दिक्कत हो। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है सर कि जो भी लेंडिंग एजेंसीज हैं वो चाहती ही हैं कि उनसे जो कोई भी एक अच्छी संस्था जिसका केवाईसी और जिसके कागज़ बहुत मजबूत हैं वो उनसे कर्ज मांगे और वो कर्ज देते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा है कि एफपीओज तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन अभी भी एफपीओज की शिकायत ये है कि जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, जो जैसे बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, वो कहीं ना कहीं सकुचाते हैं इन एफपीओज को फंडिंग करने में। तो इसका क्या हल हो सकता है, क्या समाधान है इसका? बैंक ये चाहता है कि संस्था रहे, सुचारू रूप से चले, झगड़े ना हो, बिजनेस ऑपरेशन ठीक ठाक चले, बिजनेस से इनकम हो, इनकम से किसान जितना अपने पास रखना चाहें रखें और जो बचे उससे ऋण अदायगी हो। अगर वो ना कर पाए ये सब तो वो एक कोलेटरल की भी मांग करते हैं कुछ संस्थाएं। तो ये कोलेटरल जो होती है रिलाइजेबल प्रॉपर्टी, जिससे वो अगर डिफॉल्ट हो जाए या कुछ चूक हो जाए तो उसमें से निकाला जा सके, इसकी पूरक के तौर पे वो गारंटी फंड काम करेगा। हमने अभी भारत सरकार ने एसएमईज के लिए कोविड के दौरान काफी योजनाएं चलाई और उनमें सबसे ज्यादा प्रसारित करने में ऋण को गारंटी फंड ने योगदान दिया। तो मैं समझता हूं गारंटी फंड एक मील का पत्थर साबित होगा। इसको ऑपरेशनलाइज करने में अभी थोड़ा समय लग रहा है। जी, यानी साफ है कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं और साथ ही जो रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्राथमिकताएं हैं वो भी धीरे धीरे बदल रही हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो समस्याएं एफपीओज को अभी मिल रही हैं वो समस्याएं कम होंगी और धीरे धीरे ख़त्म होंगी। फिलहाल हमारी ये चर्चा जारी है, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद हर्ष कुमार भानवाला से एफपीओज के गठन और उनकी फंडिंग से जुड़े कुछ और पहलुओं पर हमारी बातचीत जारी रहेगी।
करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों पर देखिए हमारा प्रोग्राम डिजिटल किसान हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं एफपीओज की, यानी जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनके गठन की और उनके फंडिंग की। यानी गठन के बाद उनको अपना जब कारोबार करना होता है तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है और उसकी फंडिंग में कई बार जो एफपीओज काम कर रहे हैं उनको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो गठन से लेकर और फंडिंग तक क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समाधान हैं, इसके बारे में हमारे साथ इस समय इस चर्चा में बने हुए हैं नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हर्ष कुमार भानवाला, जो लगभग 6.5 साल तक नाबार्ड के चेयरमैन रहे हैं। भानवाला साहब, जो बात अभी तक हमने की वो ज़्यादातर एफपीओ के फंडिंग की थी। अब आते हैं एफपीओज के गठन पर। भारत सरकार ने 10,000 नए एफपीओज के गठन का लक्ष्य रखा है और उससे पहले से हमने देखा है कि 5,000-7,000 एफपीओ पहले से काम कर रहे थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी बड़ी संख्या कागज़ों पर एफपीओज की दिखती है, जब आप ज़मीन पर जाते हैं तो एफपीओज उस तरह की सक्रियता में दिखते नहीं हैं, उस तरह का बदलाव पैदा करते हुए नहीं दिखते हैं किसानों के लिए जिनके लिए उनको बनाया गया है। इसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ पर वो गैप है और उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? जो सक्सेसफुल हुआ हो, जिसने आमदनी ज्यादा की हो, तो एक रोल मॉडल के तौर पे हमें एफपीओ मूवमेंट को सोशली मोबिलाइज करने के लिए सक्सेसफुल एफपीओ के किसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। देखो भाई, मैं चाहे आंध्रा से आता हूं या मध्य प्रदेश से आता हूं या महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में कई ऐसी एफपीओज हैं जो बहुत सूखे ग्रस्त एरिया से रहते, वे भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन हम ये कर पाए इन कारणों से, और आज मेरी दशा सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से बहुत बेहतर है पहले की बजाय। तो एक सबसे ज्यादा फोकस जो 10,000 करने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का होना चाहिए। मेरा ये सुझाव है, और कि जिस तरह से एसएचजी मूवमेंट में कुछ स्टेट्स के अंदर, बिहार में बड़ा अच्छा काम हुआ आजीविका के नाम पे, तो दूसरे शुरुआती दौर में दूसरी जगह से जहां सक्सेसफुल मूवमेंट थी वो लोग आए और उन महिलाओं ने आकर के एक माहौल बनाया। तो और वो जब वो दिखा कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अच्छा भानवाला साहब, ये तो एफपीओज के गठन की बात हो गई है। हालांकि हमने पिछले कुछ वर्षों में, यानी ख़ास तौर से 2014 में जब ये सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो उसके बाद से हमने देखा कि एफपीओज के गठन पर बहुत ज़्यादा जोर था। लेकिन कुछ समय पहले जब सहकारिता को अलग मंत्रालय बनाया गया और गृह मंत्री अमित शाह को उसका एक अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया, तब से हमने देखा है कि कोऑपरेटिव्स पे भी सरकार का ध्यान काफ़ी बढ़ा है। और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 2025 तक देश के हर गांव में वो सहकारी जो समितियां हैं उनका पैक्स का वो गठन करना चाहते हैं, गठन होते हुए देखना चाहते हैं। ये थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि जो एफपीओज हैं और जो कोऑपरेटिव्स हैं, इन दोनों के आपसी कामकाज में किस तरह से फ़र्क है, और दोनों को अगर एक साथ एक सिनर्जी के साथ काम करना हो तो वहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? कैसे दोनों मिल के किसानों की बेहतरी, किसानों के लिए बेहतर आमदनी लाना और दूसरे तरह की जो खेती से जुड़ी जो बेहतर प्रैक्टिसेस हैं उसमें योगदान कर सकते हैं? देखिए, कोऑपरेशन काफी पुरानी मूवमेंट है। हालांकि कोऑपरेशन भी स्वतः कुछ स्टेट्स में ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, कुछ में कम है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, जो इन स्टेट्स के अंदर जो आपने बताया कि जहां पर संभावनाएं हैं, अभी वो काम होना बाकी है। तो माइक्रो फाइनेंस में सबसे ज्यादा शेयर 5-7 साल पहले साउथ का होता था लेंडिंग के अंदर। अब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का है लार्जेस्ट शेयर, 33% वहां जाता है।
तो ये स्टेट्स आए हैं, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। तो मैं समझता हूं कि जहां जहां कोऑपरेटिव्स की संस्थाएं अच्छी चल रही हैं, वो आगे भी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन पनपा सकती हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी व्यवस्था है जो बिजनेस में लगी हुई है, जहां इकट्ठे हैं लोग। तो अगर उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में थोड़ा लचीलापन ला करके एक इस तरह की संस्था खड़ी करने की उसमें आजादी हो, लचीलापन हो, कि वो एफपीओ के तौर पे भी बढ़िया तरह काम कर पाए, बिना बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस के कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर वगैरह की। हालांकि हर जगह वो गलत काम नहीं करते, कई जगह वो अच्छा काम भी करते हैं जी। तो ये विभाग के द्वारा जो अब कॉर्पोरेशन में नई नई चीजें मैं देख रहा हूं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में काफी तब्दीलियां हो रही हैं। जी हर्ष कुमार भानवाला साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो कोऑपरेटिव्स हैं और एफपीओज हैं, दोनों ही अपने अपने दायरे में और अपने अपने जिन नियमों के तहत उनका गठन हुआ है उसके तहत काफ़ी बेहतर अच्छा काम कर रही हैं। और जिन जिन इलाकों में ये सक्रिय हैं और जहां इन्होंने किसानों को संगठित किया है, वहां वास्तव में किसानों के जीवन में बदलाव होता हुआ दिखना शुरू हो गया है। और आगे भी जो दोनों ही संस्थाएं, दोनों ही फॉर्मेट में जो संस्थाएं हैं, वो जितना बेहतर सिनर्जी के साथ काम करेंगी, किसानों का और भारतीय कृषि का उतना ही भला होता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये थे हर्ष कुमार भानवाला, नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन, जो बात कर रहे थे हमसे एफपीओज के गठन के बारे में और साथ ही जो एफपीओज को फंड जुटाने में मुश्किलें होती हैं उसके बारे में। और अगर सार संक्षेप में जो सारी बातें हुई उन पर अगर हम गौर करें तो कुल मिलाकर बात सामने यही आती है कि जो एफपीओज के गठन पर सरकार का जोर है और कोऑपरेटिव्स के साथ मिला के अगर देखा जाए तो उससे आगे चल के जो अभी चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे उस पर सरकार भी काम कर रही है और धीरे धीरे किसानों में भी एक परिपक्वता आ रही है, जिससे कि ये दोनों ही मॉडल किसानों का बहुत बेहतर कर रहे हैं। और साथ ही जो किसानों की फाइनेंसिंग के लिए, एफपीओज की फाइनेंसिंग के लिए जो व्यवस्था है वो भी हर दिन बेहतर हो रही है। और सरकार के और बैंकों के फोकस के साथ ही आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो फंडिंग की समस्या किसानों की और एफपीओज की है वो कम होती जाएगी और धीरे धीरे खत्म होगी। मंडी.com से अब मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।